राजनाथ सिंह। सभापति महोदया, आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। पूरा सदन जानता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 87 के तहत यह प्रोविजन है, जब कभी चुनाव समाप्त होता है, आम चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद यदि संसद की बैठक होने वाली होती है तो उस संसद के प्रथम सत्र के में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक को, संयुक्त अधिवेशन को महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करती है। और साथ ही यदि नया वर्ष प्रारंभ होता है तब भी जो भी महामहिम राष्ट्रपति होता है वो उसे संबोधित करता है। उसी परंपरा के अनुरूप ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस बार भी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद प्रस्ताव मिस्टर पीसी चाको ने प्रस्तुत किया, उसका समर्थन श्री मनीष तिवारी ने किया है। उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है, इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। लेकिन इस सच्चाई को भी हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण को का अनुमोदन, उसका अप्रूवल जो सरकार होती है, उस सरकार की कैबिनेट करने का काम करती है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि अपने में जिनकी कोई सच्चाई नहीं होती है, फिर भी क्योंकि कैबिनेट अप्रूव करती है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति को अपने संबोधन में उसे बोलना ही बोलना होता है। यह भी उनकी बाध्यता होती है। हम सहमत हों अथवा न हों, फिर भी हमें धन्यवाद देना ही है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जिस समय महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उस समय जो एक दृश्य देखने को मिला है, मैडम स्पीकर, 14 वर्षों से मैं या तो राज्यसभा अथवा लोकसभा में मैं हूं संसद सदस्य के रूप में, लेकिन ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था कि सत्ता पक्ष के लोग ही अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल में खड़े होकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मर्यादाओं का अतिक्रमण, मैडम स्पीकर, नहीं होना चाहिए। चाहे वह सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, सबको अपनी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। लेकिन मैं यह सोच रहा था, हमारी यह कल्पना थी कि जिस प्रकार का दृश्य सत्ता पक्ष के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रस्तुत किया गया, तो जिस समय धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, या तो प्रस्तावक के द्वारा अथवा समर्थक के द्वारा उसकी निंदा की जाएगी, उसकी भर्त्सना की जाएगी। लेकिन मुझे यह देखकर बेहद पीड़ा हुई है कि न तो प्रस्तावक ने और न तो समर्थक ने ही उस अमर्यादित आचरण की भर्त्सना नहीं की। समाचार पत्रों में भी सत्ता पक्ष के किसी नेता के द्वारा उसकी भर्त्सना नहीं की गई। लेकिन मैं मर्यादाओं का पालन करते हुए जो भी कृत्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हुआ है, उसकी मैं निंदा करता हूं और उसकी मैं भर्त्सना में करना चाहता हूं। लेकिन यहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, जहां तक लेकिन जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है, हमारी पार्टी, और मैं जानता हूं कि हमारे एनडीए की भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बराबर इस पक्ष की रही हैं कि तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, मैडम स्पीकर, कि हमारी पार्टी ने वर्षों पहले तेलंगाना हमारी पार्टी ने वर्षों पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया था कि तेलंगाना राज्य का शीघ्रातिशीघ्र गठन किया जाए, और हमारी पार्टी के लोग वहां पर तेलंगाना राज्य गठन के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी तरह से भाग ले रहे हैं।
लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जो बैठ जाइए बाद में जवाब दो। बैठ जाइए। आप इधर संबोधित करिए। नथिंग एल्स विल गो इन रिकॉर्ड। जवाब दो। और मैडम स्पीकर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कमीशन बनाया गया था तेलंगाना राज्य के गठन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए। कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सरकार उस कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कर रही है, मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी सम्मानित सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से और हमारे नेता सदन यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी तेलंगाना राज्य के गठन का बिल संसद में ले आइए। हम सारे लोग उस बिल का समर्थन करेंगे ताकि तेलंगाना राज्य का गठन हो सके और वहां के जनता की जो एक चिर प्रतीक्षित मुराद है वह पूरी हो सके और तेलंगाना राज्य का विकास हो सके, यह हम सबकी इच्छा है। इस बार जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही है, मैडम स्पीकर, मैं यह मानता हूं कि अन्य बार भी जो बहस हुई है उससे कहीं इसका अधिक महत्व है। कोई भी यह सोच सकता है कि मैं इस बार के होने वाली बहस के महत्व को अधिक आंक रहा हूं। यह क्यों आंक रहा हूं? वो इसलिए आंक रहा हूं क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, संसद के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा का पूरा, चाहे विंटर सेशन रहा हो, चाहे बजट सेशन रहा हो, तो या मानसून सेशन रहा हो, कोई एक सेशन बिना कामकाज के पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ है। पहली बार हुआ है तो विंटर सेशन में हुआ है, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन छोटी सी एक डिमांड थी विपक्ष की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाना चाहिए 2G स्पेक्ट्रम स्कैन के मामले में। छोटी सी डिमांड थी और यह डिमांड हम लोगों ने क्यों की? क्योंकि हम लोगों ने देखा, सारे देश ने देखा कि जिस प्रकार से मल्टी डायमेंशनल करप्शन इस देश में तेजी के साथ बढ़ रहा था, उससे हम लोगों को प्रतीत यह हुआ कि अब निश्चित रूप से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए। हम लोगों ने जांच की मांग की। सत्ता पक्ष ने हमसे पूछा जेपीसी ही क्यों? हमने पूछा जेपीसी क्यों नहीं? लेकिन इसका जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा मैडम स्पीकर हम लोगों को नहीं मिला और पूरा का पूरा सदन हो हल्ला हंगामा इसी के कारण पूरा ब्लॉक हो गया। लेकिन संसद उनको बोलने शांत हो जाइए। लेकिन संसद के इस आता हूं, धैर्य रखिए, मैं बोलूंगा, धैर्य रखिए, बोलूंगा। लेकिन मैडम स्पीकर, यह सभी जानते हैं कि संसद के स्मूथ फंक्शनिंग की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है तो वह रूलिंग पार्टी की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने कोई गलत मांग नहीं रखी, हमने परंपराओं से हटकर कोई मांग नहीं रखी थी। इसके पहले भी जब भी सिस्टेमेटिक रिस्क नजर आया है, तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन इसी सदन ने किया है और इसीलिए हम लोगों ने भी मांग की थी, क्योंकि इसमें सिस्टेमेटिक एक रिस्क हम लोगों को नजर आ रहा था। यदि इसे रोका नहीं गया तो आगे यही सिलसिला चलता रहा तो देश की हालत कैसी बनेगी यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की घोषणा आज कर दी है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस काम को देर से किया। यदि यही काम कर दिया होता तो मैं समझता हूं कि विंटर सेशन को ब्लॉक होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। और जिस समय हम लोग यह मांग कर रहे थे उस समय यह कहा जा रहा था कि जो टेलीकॉम पॉलिसी एनडीए के गवर्नमेंट जो टेलीकॉम पॉलिसी एनडीए गवर्नमेंट के समय थी, उसी टेलीकॉम पॉलिसी के आधार पर ही इस बार के कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट के भी टेलीकॉम मिनिस्टर ने अपना डिसीजन लिया है, यह कहा जा रहा था। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि आप जब से जांच कराना चाहते हैं 2001 से 99 से, अथवा आप
51 से यदि जांच कराना चाहते हैं तो उस जांच के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया जा रहा था। कभी कभी मैं मैडम स्पीकर में सोचता हूं क्या हमारी एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा ही कोई गलती हो गई क्या? हमने क्या कोई अपराध कर दिया? टेलीकॉम रिवॉल्यूशन करके संचार क्रांति इस देश में लाकर हमने कोई अपराध कर दिया? और मैडम स्पीकर, यदि मैं समझ आप बोलिए। मुझे लीडर नहीं समझा रहे उनको। मैडम रनिंग कमेंट्री चल रही है, शांत हम लोग लीडर समझाते हैं, हम लोग कोई रोकने वाला नहीं इनको। मैडम स्पीकर, यदि ऐसे ही शोर शराबा होता रहा तो मैं अपनी बात 40-45 मिनट में पूरा नहीं कर पाऊंगा। हमारे लिए शांत हो जाइए। हाँ, कृपया आप संरक्षण दें। शांत हो जाइए। मैं ये सोच रहा था कि लगता है कि हम एनडीए गवर्नमेंट हमारी थी, उसने गलती कर दी संचार क्रांति इस देश में लाकर। क्यों बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। और ऐसा मैडम स्पीकर मैं इसलिए सोच रहा था कि यदि हम लोगों ने संचार क्रांति न लाई होती तो शायद 2G स्पेक्ट्रम स्कैम भी इस देश में न होता। इसलिए मैं सोच रहा था यदि हमने टेलीकॉम रिवॉल्यूशन किया, आपने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम कर दिया। मैडम स्पीकर, हमने इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, इन्होंने खाद्यान्न घोटाला कर दिया। स्पेस साइंस में चंद्रयान अभियान की नींव रखकर हमने एक लंबी छलांग लगाई तो इन्होंने यस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया। मैडम, अन्य सारे घोटालों की चर्चा नहीं करना चाहता। कॉमनवेल्थ गेम, आदर्श सोसाइटी, वो सब जो है तो अपनी जगह है। लेकिन आप बैठिए, बैठ जाइए, आप भी बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। टीवी प्रधानमंत्री जी ने टीवी चैनल्स के एडिटर्स को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी की थी। प्रधानमंत्री जी की नीयत पर मैंने कभी संदेह नहीं किया, अपना प्रधानमंत्री जी की नीयत पर मैं कोई संदेह करना चाहता हूं, कोई मैं सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब यह कहा कि मैं उतना दोषी नहीं जितना दोषी हमें बताया जाए, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, पहले तो मुझे यह हुआ कि कौन है मीडिया एडवाइजर, किसने प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट दिलवाया, अथवा हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही यह स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन प्रधानमंत्री, मैंने कहा कि मैडम स्पीकर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, यह तो मैं जानता हूं कि इतने बड़े जो घोटाले हुए हैं कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, 1 2 नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते, इसमें कई हो, इतनी बात तो मैं जानता हूं। लेकिन देश को यह कौन बताएगा कि यदि इन सब सारे स्कैम्स और करप्शन के लिए हमारी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है, तो रिस्पांसिबल कौन है? देश यह जानना चाहता है, इसे कौन बताएगा? यह मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा। सारा देश भी उन सारी घटनाओं को देख चुका है, चाहे क्वात्रोची का लंदन में अकाउंट हो, क्वात्रोची
लंदन से ही उसके खाते से पैसा कहां ट्रांसफर हो जाता है इसका पता नहीं लगता। हसन अली का पैसा विदेश में कहां से कहां चला जाता है इसका कहीं पता नहीं लगता। और सब मिला जुला कर भी मैं विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि मैडम पूरे कुएं में ही इस समय भांग पड़ी हुई है। मैं यहां पर एक प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। संत सूरदास ने लिखा है, उस संत सूरदास के प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। एक बार गोपियां कृष्ण के वियोग में बहुत ही व्याकुल थी, तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि जाकर उसको या समझाइए गोपियों को। जब गोपियों को समझाने के लिए गए, एक गोपी को समझाया, फिर दूसरी गोपी की हालत देखी तो वह भी वियोग में वैसे ही परेशान थी, वैसे ही व्याकुल थी। तब उद्धव थक गए और उन्होंने कहा कि अब सबको समझाना बेकार है, क्योंकि सारी गोपियों ने उसी कुएं का, एक ही कुएं का पानी पिया है जिस कुएं में पूरी की पूरी भांग पड़ी हुई है। और मैडम स्पीकर, उद्धव थक कर बैठ गए और उन्होंने कहा छोड़ो, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं, हमारे नेता सब यहां बैठे हैं, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए हैं कि वो बता नहीं पा रहे हैं कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो थक हार कर वो बैठ गए हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। लेकिन जितने मामले प्रकाश में आए हैं, मैं कह सकता हूं कि यह हमारी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट यह पूरी तरह से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की शिकार हो गई है। और किसी भी गवर्नमेंट के सर्वाइवल के लिए दो बातें प्रमुख रूप से निश्चित होनी चाहिए, एक क्रेडिबिलिटी और एक स्ट्रांग विल पावर। इस गवर्नमेंट के अंदर दोनों की कमी हमको दिखाई देती है, क्रेडिबिलिटी की भी और एक स्ट्रांग विल पावर की, दोनों कमी दिखाई देती है। वैसे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख हुआ है कि बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क वो तैयार किए जाएंगे और यह कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वह कार्रवाई होगी, बहुत सारी बातें उसमें कही गई हैं। लेकिन यह देश इस समय सुनना नहीं चाहता है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि वह देखना चाहता है कि इस गवर्नमेंट के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या प्रभावी कदम उठाया जा रहा है, क्या कठोर कदम उठाया जा रहा है। क्यों? जनता को इनकी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर देश की जनता देख चुकी है। वो भी बदला देंगे। आप चुप करिए, बैठिए, हाँ बैठ, शांत हो जाइए। मैडम बैठ जाइए, बैठिए। मैडम एक काम, मैडम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मैडम इनको रोकिए। चलिए शांत हो जाइए, शांत होइए। लेट्स हैव ऑर्डर इन द हाउस। हाँ आप बोलिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैं इस सदन में खड़े होकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जो स्कैम हुआ था उसे उजागर करने का काम किया है, उसे मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन वहीं पर मैं कंडन करना चाहता हूं कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर की इस अप्रोच को, जिसने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की आलोचना की है और ए राजा जो आज जेल के शिक्षकों के पीछे हैं उनको क्लीन चिट देने का काम किया है। यह क्रिमिनल ऑफेंस है मैडम, यह क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं जानना चाहूंगा नेता सदन से, जब भी वह जवाब देने के लिए खड़े हों तो यह बताएं कि उनके सीनियर मिनिस्टर ने जो आज ए राजा जो जेल के शिक्षकों के पीछे हैं उनको क्लीन चिट देने का काम किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी। भ्रष्टाचार का आलम तो इस सीमा तक पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री जी के अधीन भी जो विभाग आता है मैडम स्पीकर, उसमें भी 1,000 करोड़ में
2 लाख करोड़ की संपत्ति बेच दी जाती है। यह हालत हो गए है। देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स, सभी जानते हैं कि एंट्रिक्स एक कॉमर्शियल विंग है, एक कॉमर्शियल विंग है इसरो की, उसके साथ डील हो जाती है। और मई के महीने में हिंदू बिजनेस लाइन ने इसका रहस्योद्घाटन किया था और जुलाई 10 में स्पेस कमीशन और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि यह डील नहीं होनी चाहिए, यह डील रद्द कर दी जानी चाहिए। उसके बाद भी यह डील रद्द नहीं हुई है। फरवरी महीने में जाकर इस डील को स्क्रैप करने का काम यह कैबिनेट ने किया है भारत सरकार की। इतनी देर की, अब डील तो स्क्रैप कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कौन लोग इस डील के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, कम से कम इसका पता तो लगना चाहिए। देश ये जानना चाहता है, उन्हें तो दंडित किया जाना चाहिए। मैडम, इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में सभी लोग सही सलामत हैं। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में सभी लोग सही सलामत हैं। फिर भी यह भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हो रहे हैं, फिर भी वह दिखाई क्यों नहीं देता है, यह मेरी बात समझ में नहीं आती। क्योंकि महाभारत के एक प्रसंग का मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि धृतराष्ट्र राजा थे, राजा धृतराष्ट्र थे। यहां मैंने सबको सही सलामत कहा है, किसी को धृतराष्ट्र नहीं कहा, लेकिन राजा धृतराष्ट्र थे। कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, इसे वह लाइव टेलीकास्टिंग कराकर उसको सुनने का काम करते थे संजय के माध्यम से। लेकिन लगता है इस गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई संजय है ही। एक संजय सिंह यहां पीछे बैठे, संजय निरुपम भी है। मैडम उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस गवर्नमेंट करप्शन से लड़ने की इस गवर्नमेंट के इंटेंशन का प्रश्न है, उस पर मैं सवालिया निशान लगाना चाहता हूं। सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन का मामला था। यहीं पर इस सदन की लीडर अपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज जी बैठी हैं। उन्होंने इसका सख्त विरोध किया था और यह कहा था कि पामोलिन ऑयल के मामले में ये चार्जशीटेड है केरल में, वहां पर सेक्रेटरी Chair has also the house. This is a matter which is sub judice. Now, would we like it to be discussed here, sir? That's for him. He is a senior leader. नहीं तो मैं वह मत जाए सर, इतना वह मत जाए कि जो भी मरने आए कहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कभी बहता नहीं हूं। बहुत सोच समझकर और नाप तोल कर बोलने का आदी रहा हूं और बराबर नाप तोल कर मैं बोलता हूं। और एक मिनट और मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि यह मामला सीवीसी का सब जुडिस है। इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हो, या किसी भी सूरत में नहीं बोलूंगा। मैं केवल आपके इंटेंशन की बात मैं कर रहा हूं इस गवर्नमेंट के, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद आप बराबर उस सीवीसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मैं आलोचना करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि करप्शन से लड़ने की आपकी नीयत नहीं। He said in the house because of the matter being before the court, sir. Please, you sit down. Honorable member, you please sit down. उपाध्यक्ष महोदय,
अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कभी रिप्लाई करने के लिए थैंक्स मोशन पर की रिप्लाई करने के लिए आप खड़े हों इस डिस्कशन की, तो कृपया यह बताएं कि कोलिशन गवर्नमेंट की क्या क्या मजबूरियां होती हैं, प्रधानमंत्री किस दबाव में, यह मैं जानना चाहता हूं। और दूसरी चीज, क्या मजबूरियों का सहारा लेकर हम इसी तरीके से भ्रष्टाचार को पनपने देंगे? इस संबंध में भी हमको विचार करने की जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोलिशन गवर्नमेंट की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जिस समय इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का मामला था तो इस कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली जितनी भी वामपंथी पार्टियां हैं उनकी एक भी नहीं सुनी थी प्रधानमंत्री जी ने। वह दिन भी हमको याद है। आज कौन सी मजबूरी आ गई? किस कोलिशन पार्टनर की मजबूरी है? किस कोलिशन पार्टनर का प्रेशर है आपके ऊपर? क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी अदृश्य सत्ता है जो कि आपको काम करने से रोक रही है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति करते हैं हम तो देश बनाने के लिए राजनीति हम लोग करते हैं। इस सच्चाई को हमको समझना चाहिए। बाध्यता क्या होती है? प्रेशर क्या होता है? सरकार है तो सरकार की तरीके से चलनी चाहिए। देश गुड गवर्नेंस चाहता है ऐसी सरकारों के माध्यम से। उपाध्यक्ष महोदय, Please don't disturb. उपाध्यक्ष महोदय, बहुत हुआ। Please sit down. Honorable member, nothing should go on record except this. Please continue. उपाध्यक्ष महोदय, एक उपाध्यक्ष महोदय प्लीज उनको रोकिए। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण। Honorable members, please maintain the decorum. Please continue. उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ब्लैक मनी की भी चर्चा की और आपको भी जानकारी निश्चित रूप से इसकी होगी कि एक विश्व की मानी जानी संस्था है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। उस ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2008 तक लगभग 640 अरब डॉलर भारत का यह पैसा भारत का यह गलत तरीके से कमाया गया पैसा काले धन के रूप में दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में जमा हुआ। यह उसने कहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, एनडीए ने जिस समय की आम चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय भी हमारे नेता आदरणीय आडवाणी जी ने इस प्रश्न को खड़ा किया था और देश की जनता को आश्वस्त किया था कि यदि एनडीए को सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम ब्लैक मनी जो दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जमा है उसे हम भारत में लाएंगे और भारत में गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, उनसे हम मजबूती के साथ हम निपटेंगे। लेकिन उस ब्लैक मनी को दुनिया के दूसरे देशों से भारत वापस लाने के लिए जो प्रभावी कदम इस सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए, मुझे एक भी ऐसा कदम नहीं दिखाई दिया जो इस सरकार ने कोई प्रभावी कदम इस ब्लैक मनी को इस देश में लाने के लिए किया। अब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये 2005 में हो चुका, लेकिन आज तक संसद के द्वारा उसका जो रेटिफिकेशन होना चाहिए था, इस सरकार ने उसका रेटिफिकेशन कराने की भी जहमत नहीं उठाई। कैसे मान लिया जाए कि ब्लैक मनी को अपने देश में लाने के प्रति यह सरकार गंभीर है? मैं यूएस का उदाहरण देना चाहता हूं। यूएस ने लगभग 4500 जो अकाउंट होते स्विट्जरलैंड में यूएस के, उनके नामों की जानकारी उसने स्विट्जरलैंड पर प्रेशर बिल्डअप करके हासिल कर ली। जर्मनी ने
लिंचस्टाइन जो एक छोटा सा द्वीप है, वहां के एलजीटी बैंक में किसी जर्मनी व्यक्ति ने घूस देकर कि जर्मनी के किन किन लोगों का पैसा वहां ब्लैक मनी जमा है वहां के अकाउंट में, उसकी जानकारी हासिल कर ली। लेकिन आज तक हमारी सरकार यह जानकारी हासिल नहीं कर पाई कि कौन कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे देश के रहने वाले, जिन्होंने कि दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। मैं बराबर इंटरनेशनल ट्रीटी की बाध्यता की बात की जाती है। यदि अमेरिका इंटरनेशनल ट्रीटी करके हासिल कर सकता है ब्लैक मनी को, जर्मनी हासिल कर सकता है, फ्रांस हासिल कर सकता है, ब्रिटेन हासिल कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज हासिल कर सकती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं हासिल कर सकती है? यह बात हमारी समझ के परे। मैं केवल एक मांग करना चाहता हूं इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से। हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी जी यहां पर बैठे हुए हैं, नेता सदन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश इस ब्लैक मनी को लेकर काफी चिंतित है, और मैं कहना चाहता हूं कि यह जनमानस कब उद्वेलित हो उठेगा, कब यह जनाक्रोश भड़क उठेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक व्हाइट पेपर, ब्लैक मनी पर एक व्हाइट पेपर जारी करिए और यह देशवासियों को यह बताइए कि इस समय भारत का कितना काला धन दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जमा है, और साथ ही किसका किसका है इसकी जानकारी तो आप अभी पूरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर और साथ ही साथ अब तक आपकी गवर्नमेंट ने उस ब्लैक मनी को भारत में वापस लाने के लिए क्या प्रयास किया है, इन सब सारी चीजों पर एक कंप्रिहेंसिव, एक व्हाइट पेपर आपके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, यह मैं मांग करना चाहता हूं। जहां तक इकोनॉमिक फ्रंट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं इस आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 6.5-7 वर्षों का समय सरकार के रूप में काम करते हुए कांग्रेस लेड यूपीए को गुजर चुका है। लेकिन आपने भी उपाध्यक्ष महोदय यह महसूस किया होगा कि जब से यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है, तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। आज अब मेरी बात सुन लीजिए, आज यह आंकड़े दिए जा रहे हैं कि आज अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया है। कितना कम हुआ? आज भी मोर देन 8% है, मोर देन 8% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। और 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी, एनडीए ने भी गवर्नमेंट चलाई है इस देश में। मैंने वो तो 18-19 पहुंच गया था, आज इन्होंने बतलाया कि इन्हीं की बात को सच मान लीजिए। आज भी 15 डबल डिजिट से तो नीचे कभी आया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा है केवल उनकी बात यदि मैं मान भी लूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने भी 6 वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाई है। और उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बराबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को 3 to 6% के बीच बांधे रखने में लगातार 6 वर्षों तक हमने सफलता प्राप्त की। क्या कारण है? यदि 6 वर्षों तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट 6 महीना, 8 महीना और 1 साल भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बांधने में क्यों नहीं सफल हो पाती है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने या ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का भी, ग्रोथ रेट हम लोगों के समय भी 8% Please check your numbers. Your growth rate average was 5.8%. Our growth rate average was 8.5%. ग्रोथ रेट अधिक होगी। No, please address to the honorable member. ग्रोथ रेट को कभी महंगाई के साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता। जो इस सरकार ने कोई प्रभावी कदम इस ब्लैक मनी को इस देश में लाने के लिए किया। अब मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के 2005 में हो चुका, लेकिन आज तक संसद के द्वारा उसका जो रेटिफिकेशन होना चाहिए था, इस सरकार ने उसका रेटिफिकेशन कराने की भी जहमत नहीं उठाई। कैसे मान लिया जाए कि ब्लैक मनी को अपने देश में लाने के प्रति यह सरकार गंभीर है? मैं यूएस का उदाहरण देना चाहता हूं। यूएस ने लगभग 4,500 जो अकाउंट होल्डर्स थे स्विट्जरलैंड में, यूएस के, उनके नामों की जानकारी उसने
स्विट्जरलैंड पर प्रेशर बिल्डअप करके हासिल कर ली। जर्मनी ने लिंचस्टाइन जो एक छोटा सा द्वीप है, वहां के एलजीटी बैंक में किसी जर्मनी व्यक्ति ने घूस देकर कि जर्मनी के किन किन लोगों का पैसा वहां ब्लैक मनी जमा है वहां के अकाउंट में, उसकी जानकारी हासिल कर ली। लेकिन आज तक हमारी सरकार यह जानकारी हासिल नहीं कर पाई कि कौन कौन से अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे देश के रहने वाले, जिन्होंने कि दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में पैसा जमा कर रखा है। मैं बराबर इंटरनेशनल ट्रीटी की बाध्यता की बात की जाती है। यदि अमेरिका इंटरनेशनल ट्रीटी करके हासिल कर सकता है ब्लैक मनी को, जर्मनी हासिल कर सकता है, फ्रांस हासिल कर सकता है, ब्रिटेन हासिल कर सकता है, यूरोपियन कंट्रीज हासिल कर सकती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ये क्यों नहीं हासिल कर सकती है? यह बात हमारी समझ के परे। मैं केवल एक मांग करना चाहता हूं इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से। हमारे माननीय प्रणब मुखर्जी जी यहां पर बैठे हुए हैं, नेता सदन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश इस ब्लैक मनी को लेकर काफी चिंतित है, और मैं कहना चाहता हूं कि यह जनमानस कब उद्वेलित हो उठेगा, कब यह जनाक्रोश भड़क उठेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक व्हाइट पेपर, ब्लैक मनी पर एक व्हाइट पेपर जारी करिए और यह देशवासियों को यह बतलाइए कि इस समय भारत का कितना काला धन दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों में जमा है, और साथ ही किसका किसका है इसकी जानकारी तो आप अभी पूरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर और साथ ही साथ अब तक आपकी गवर्नमेंट ने उस ब्लैक मनी को भारत में वापस लाने के लिए क्या प्रयास किया है, इन सब सारी चीजों पर एक कंप्रिहेंसिव, एक व्हाइट पेपर आपके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, यह मैं मांग करना चाहता हूं। जहां तक इकोनॉमिक फ्रंट का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं इस आर्थिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। 6.5-7 वर्षों का समय सरकार के रूप में काम करते हुए कांग्रेस लेड यूपीए को गुजर चुका है। लेकिन आपने भी उपाध्यक्ष महोदय यह महसूस किया होगा कि जब से यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है, तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। आज अब मेरी बात सुन लीजिए, आज यह आंकड़े दिए जा रहे हैं कि आज आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया है। कितना कम हुआ? आज भी मोर देन 8% है, मोर देन 8% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। और 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी, एनडीए ने भी गवर्नमेंट चलाई है इस देश में। मैंने वो तो 18-19 पहुंच गया था, आज इन्होंने बतलाया कि इन्हीं की बात को सच मान लीजिए। आज भी डबल डिजिट से तो नीचे कभी आया ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने कहा है, केवल उनकी बात यदि मैं मान भी लूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों ने भी 6 वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाई है। और उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हम लोगों ने बराबर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को 3 to 6% के बीच बांधे रखने में लगातार 6 वर्षों तक हमने सफलता प्राप्त की। क्या कारण है? यदि 6 वर्षों तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट 6 महीना, 8 महीना और 1 साल भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बांधने में क्यों नहीं सफल हो पाती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने या ग्रोथ रेट, हाँ, ग्रोथ रेट का भी, ग्रोथ रेट हम लोगों के समय भी 8% तक। Please check your numbers. Your growth rate average was 5.8%. Our growth rate average was 8.5%. ग्रोथ रेट अभी होगी। No, please address to the chair, honorable member. ग्रोथ रेट को कभी महंगाई के साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता। ग्रोथ रेट को महंगाई के साथ कोरिलेट मत करिए। पहले की अपेक्षा ग्रोथ रेट हमारा नहीं बढ़ा। Easy. We are not saying that because there is high growth, there should be high inflation. All that we asked you was, when you talk about lower inflation, please talk about the lower growth in your period. And you gave a wrong number, and I was only trying to correct your number. If Mr. Yashwant Sinha had been there behind you, he would have been completely embarrassed with your statement. No, please, no cross talk.
उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कभी Honorable members, please. Please continue. Please don't disturb. कभी यह गवर्नमेंट महंगाई से मुंह चुराने की कोशिश करती है, यह कहकर कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेप्शन है और भारत इस ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेप्शन से अछूता नहीं रह सकता है और इस कारण महंगाई बढ़ रही है। कभी यह गवर्नमेंट कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। यही सब सारे तर्क इस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि यदि महंगाई बढ़ रही है तो उसके प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। एक तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन। केवल 3 कारण हैं, जिन 3 कारणों के तो ये महंगाई इस देश में तेजी के साथ बढ़ रही है। महंगाई का आलम तो इस सीमा तक हो गया है कि कुछ दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएगा तो वह किलो के भाव में चावल नहीं खरीदेगा, वह कहेगा 1 रुपया जोड़ी चावल दे दो, 1 रुपया जोड़ी गेहूं दे दो। यह हालत हो गई है महंगाई की। अब प्याज की कीमत तो आसमान चूम रही थी और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक कारण और चौथा कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने जो यह कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट होने के कारण हमारी सीमाएं हैं, हमारी मजबूरियां हैं, तो मैं चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है जो बड़ी मानी जानी पुस्तक है, देश और विदेश में सभी स्थानों पर पढ़ी जाती है। मैं उस चाणक्य का एक जो कहा है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। द किंगडम इज डिस्ट्रॉयड if there are 2 kings, by each one showing partiality to its own group, or by mutual rivalry and hatred. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही है कि कई पावर सेंटर्स हो गए। इन्होंने तो केवल 2 पावर सेंटर्स की बात कही है, लेकिन मैं केवल 2 पावर सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कई पावर सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूं। Rajnath Singh ji, if all that you say is correct, please answer just 1 or 2 questions. Very humbly, I'm asking you. No, I'm requesting him. He need not answer. I'm requesting him. If all that you say is correct, if your policies were right and our policies were wrong, why did the people defeat the NDA in 2004? And why did they impose even more crushing defeat in 2009? And which are the 2 kings who destroyed the NDA kingdom in 2004? No, honorable member, please sit down. Nothing should go on record except it says nothing. एक मिनट। यदि उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर से यदि मैं यह सवाल करूं कि आप ये बताइए कि यदि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी नीतियां बहुत ही अच्छी थी तो बिहार में कांग्रेस की यह दुर्गति क्यों हुई, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूं। Honorable members, please. मैं एक ही उपाध्यक्ष महोदय सुझाव देना चाहता हूं कि गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए अधर्म का सहारा न लें। यदि 1999 में यदि कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमने अधर्म का सहारा लिया होता तो 1 वोट से हमारी एनडीए गवर्नमेंट उस समय न गिरती। हमने गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया है उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हर धर्म से Honorable members, please, no comment. Please, refrain. Please sit down. Nothing should go on record except his speech, please. गठबंधन धर्म से बड़ा धर्म यदि कोई होता है तो वह राष्ट्र धर्म होता है। सरकार को अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए, बराबर गठबंधन धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए और गठबंधन धर्म की मजबूरियों की बराबर चर्चा नहीं सार्वजनिक रूप से नहीं की जानी चाहिए। मैडम स्पीकर।
और महंगाई बढ़ने के पीछे एक कारण और, मैं गांव का रहने वाला हूं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मैं गांव का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं महंगाई के बारे में। महंगाई यदि थोड़ी बहुत बढ़ जाए, यदि गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों की हालत कमोबेश कुछ ठीक रहती है, तो महंगाई की चुनौती को भी वह स्वीकार कर लेते हैं और महंगाई की मार को भी वह झेल लेते हैं। लेकिन एक कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इतना बड़ा संकट पैदा हुआ इस गवर्नमेंट के आने के बाद कि गरीबों और किसानों की हालत गांवों में पहले से बदतर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात गांवों में इस गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ खास अभी तक 6 साढ़े 6 वर्षों में नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी आपको देना चाहता हूं। अब ये इनके द्वारा दावा किया जाता है, Please address to the chair, honorable member. Address to the chair. कि please. राइस, कृपया उधर भी रोकें। जहां तक राइस का सवाल है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, व्हीट का उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बढ़ा दी है, लेकिन आपने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे किसानों की जो इनपुट कास्ट है, वह इनपुट कास्ट कितनी बढ़ी है। इनपुट कास्ट बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप भले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर यह गवर्नमेंट दे रही हो, लेकिन किसानों को अपने द्वारा पैदा किए गए अनाज का, फूड ग्रेन का जो लाभ मिलना चाहिए, उसकी उचित कीमत मिलनी चाहिए, वह किसानों को नहीं मिल पा रही है। और मैं एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के एक आंकड़े की चर्चा करना चाहूंगा कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है एक कृषक परिवार की औसत आमदनी 2003-2004 में वह लगभग 2115 रुपीज थी, लेकिन 2011 में बामुश्किल बढ़कर केवल 2400 रुपये हुई। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं, यदि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा यह कह रहा है कि किसान परिवार की आमदनी केवल 2400 रुपया प्रतिवर्ष की है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान का अधिकांश किसान गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन निर्वाह करने को मजबूर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, इसी संसद में उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिखा चुका हूं वह सड़े हुए गेहूं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज हैं, उनके बाहर खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है। लेकिन इस सरकार कितनी असंवेदनशील है, कितनी इनसेंसिटिव। इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेहूं खुले आसमान के नीचे सड़ रहा है, गरीबों में इसे मुफ्त बांट दिया जाना चाहिए, लेकिन दो टूक जवाब इस गवर्नमेंट ने दिया, कहा कि हम किसी भी सूरत में मुफ्त गेहूं गरीबों के बीच वितरित नहीं कर सकते हैं। इससे बड़ी असंवेदनशीलता किसी सरकार की और क्या हो सकती है। विकास का भी दावा इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं भी रह चुका हूं, उस समय की एनडीए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि 2005 तक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम हम पूरा करें, 2005 तक। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह 2011 से हम लोग गुजर रहे हैं, इस वर्ष में गुजर रहे हैं, लेकिन आज तक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का भी काम पूरा नहीं हुआ। और उन प्रोजेक्ट्स जिनकी डीपीआर 2006-2007 में बन चुकी है, आज तक वह प्रोजेक्ट्स अवार्ड नहीं हो पाए। कहा जाता है कि लैंड एक्विजिशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल आप ले आते हैं? आपने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी उसे ले आएंगे। अभी आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में किसान लैंड एक्विजिशन की समस्या को लेकर वहां पर धरने पर बैठा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों के ऊपर गोली चलाई है और 4 किसान उसके कारण जो है घायल हुए हैं। लैंड एक्विजिशन को लेकर किसान बेलिखत आए देश में, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कोई लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल जितनी जल्दी लाया जाना चाहिए इस सदन में वो लाया नहीं जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा नेता सदन से कि जल्दी से जल्दी वह बिल सदन में लाया जाना चाहिए। मनरेगा का जहां तक प्रश्न है, मनरेगा अपने में एक अच्छी योजना है, ये मैं मानता हूं कि है वह,
अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस है एक प्रकार का मनरेगा पर जो किया जा रहा है। आप बजट एलोकेशन भी इसमें बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप सोशल ऑडिटिंग भी कराते हैं, लेकिन हमारा एक सुझाव है इस संबंध में, जिले स्तर पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा भी इसकी ऑडिटिंग आप कराइए, तभी जाकर इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग हो पाएगी। यह मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं। मैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2011 से यह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह रिजीम आप लागू करने वाले हैं। आपने बैठक बुलाई थी, मैं जानता हूं कि उन मिनिस्टर्स की बैठक में कंसेंसस नहीं बन पाया है, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर अनुरोध करूंगा कि आप कंसेंसस इसमें बनाने की कोशिश करिए, तभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम आप लागू करिए। लेकिन मुझे आश्चर्य उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि चूंकि अमित शाह गुजरात के इस समय जेल में पड़े हुए हैं, इसलिए रिएक्शन में गुजरात की सरकार इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का विरोध कर रही है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से ये मैं जानना चाहूंगा, जब वो उत्तर देने के लिए खड़े हों, इसका जवाब हमको मिलना चाहिए। किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी को अथवा किसी मंत्री को यह कहा था कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई मत करो, तब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का समर्थन करेंगे? या किस गुजरात के मंत्री ने अथवा मुख्यमंत्री ने अथवा किसी ने भाजपा के नेता ने कहा था? मैं इसका उत्तर भी चाहूंगा। केवल अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगा देना, यह मानकर कदापि इसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता, उचित नहीं कहा जा सकता। Please stop cross talk, please. Please stop cross talking. आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में निरंतर गहरा हुआ है। नक्सलवाद का जहां तक समस्या प्रश्न है, अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर अभी चले गए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत दमखम के साथ यह बात कही थी कि नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सारे देश को यह एक आशा जगी कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खिलाफ कोई न कोई कठोर कार्रवाई होगी। तब तक इसी कांग्रेस पार्टी के ही एक जनरल सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर के ऊपर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का आरोप मढ़ दिया और उसका उन्होंने विरोध कर डाला। लेकिन मैंने देखा किसी भी समाचार पत्र में जनरल सेक्रेटरी के उस स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने कभी भी उसको कंडेम नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कई पावर सेंटर्स हैं इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट में, और हमारा यह कहना है कि नक्सलवाद से निपटने के लिए आपकी क्या योजना है, इसकी जानकारी इस सदन को भी होनी चाहिए। नक्सलवाद के संकट को मैं जानता हूं कि केवल कठोर कार्रवाई के माध्यम से ही निपटा नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए सोशियो पॉलिटिकल एफर्ट्स जो होने चाहिए, यह भी एक तरीका है। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी इससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस नक्सलवाद के संकट से निपटने के लिए हम कोई कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट के उग्रवाद की बिल्कुल चर्चा इसमें नहीं की गई। बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तेजी के साथ असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के दूसरी स्टेट्स में जिस तेजी के साथ हो रहा है, इस घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इस संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे इस देश की संप्रभुता का प्रश्न हो अथवा स्वाभिमान का, सब पर गहरे आघात हो रहे हैं, बराबर गहरे चोट पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख लेखिका है भारत की राजधानी दिल्ली में आकर वह तरह तरह के बयान देकर जो है चली जाती है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर आता है, यह बयान यहां पर देकर चला जाता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। पीडीपी के नेता, जम्मू का पीडीपी के नेता है नाम यदि उपाध्यक्ष महोदय प्लीज Honorable member, please address to the chair, please. अरे भाई मुलायम सिंह जी,
मुलायम सिंह जी, रामनाथ जी, मुलायम सिंह जी, please. उस स्टेटमेंट को आपने नहीं पढ़ा राजनाथ है जी, please. कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आज तक जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय नहीं हुआ। ताकि खिलाफ आए इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। आप नहीं है, आप नहीं। पार्टी के बारे में। नहीं, आप नहीं, आपकी पार्टी के बारे में भी नहीं कर रहा, आपकी पार्टी के बारे में नहीं। Please now refer address to the chair, please. No cross over. उपाध्यक्ष महोदय, उधर से शोर शराबा हो रहा है, उसके बाद Honorable member, you should not have replied. Please address to the chair. Please don't disturb him. Please. Please continue. टीडीपी के नेता ने जम्मू कश्मीर का एक मानचित्र दिखाया, जिसमें उस जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को चीन के कब्जे में भी दिखाया। उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई करने में क्या मजबूरी है इस सरकार की, हमारी समझ में नहीं। लेकिन यदि हमारे कुछ उत्साही नौजवान गणतंत्र दिवस के अवसर पर कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। और इतना ही नहीं, संसद के दोनों सदनों के नेता, हमारी लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज को और राज्यसभा में Please, nothing should go on record. Nothing should go on गिरफ्तार record. किया Please. जाता है। और बाध्य होकर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी राजघाट पर जो है अनशन पर बैठना पड़ा। ऐसे हालात पैदा होते हैं। Please sit down. Please sit down. उपाध्यक्ष महोदय, Honorable members, your leader is speaking. Please don't disturb it. That I will take charge. Please. उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस देश में अब राष्ट्रद्रोहियों का स्वागत होगा? और जो राष्ट्रभक्त हैं उनको लानत झेलनी पड़ेगी? क्या यही अब देश में होगा? कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट को इस संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के बारे में कांग्रेस लड़ी यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी केवल कंफ्यूज ही नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जम्मू कश्मीर के संबंध में इनकी पॉलिसी। और Please, no comments. Please, nothing should go on record. Please sit down. Sharmaji, please sit down. One minute, please. Honorable members, please behave yourself, because one is... No. Honorable member, please sit down. Please sit down. Nothing should go on record. Please sit down. Honorable members, please maintain the decorum, because one man is disturbing. You all should not disturb. Your leader is speaking here, and you all are disturbing your own leader. Yeah, please continue, please. अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में आपकी नीति विजनरी न होकर रिएक्शनरी है। जम्मू कश्मीर के संबंध में आपकी क्या पॉलिसी है, कृपया सदन को भी एक बार अवगत कराने की कृपा करें। और आर्टिकल 370 के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 के बारे में अब रिव्यू करने का समय आ गया है। यह सरकार को यदि जब Honorable member, please sit down. Nothing should go on record. Please continue. मैं रिव्यू करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसे देखा जाना चाहिए कि धारा 370 लगने के कारण जम्मू कश्मीर का लाभ क्या हुआ है। क्या वहां की गरीबी दूर हुई है? क्या वहां की बेरोजगारी दूर हुई है? यदि धारा 370 के कारण वहां की गरीबी दूर हुई हो, वहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकला हो, वहां पर सुरक्षा का संकट यदि समाप्त हो गया हो, तो मैं कहूंगा कि धारा 370 रहनी चाहिए।
लेकिन यदि नहीं हुआ है तो धारा 370 यह समाप्त की जानी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि धारा 370 को अब रिव्यू करने का समय आ गया है। वहां पर इस गवर्नमेंट ने कुछ वार्ताकार भेजे हैं, इंटरलोक्यूटर्स गए हैं वहां पर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कश्मीर अफेयर्स पर जम्मू कश्मीर में जाकर वह लाइव कमेंट्री जारी कर रहे हैं, बराबर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट वह सबमिट करें। लेकिन वहां पर जब कोई ऑटोनॉमी की मांग करता है, वहां पर कोई बॉर्डर को साफ करने की मांग करता है, वहां पर कोई सेल्फ रूल की मांग करता है, और कभी कभी हमारे जो वार्ताकार गए हैं अपनी लाइव कमेंट्री में इन सब सारी चीजों का भी उल्लेख कर देते हैं। मैं सरकार से यह कहूंगा कि उन वार्ताकारों को रोका जाना चाहिए। और साथ ही साथ मिलिट्री के बारे में मैं एक चर्चा अवश्य मैं यहां पर करना चाहूंगा। मिलिट्री ट्रूप्स को विड्रॉ करने की जहां तक बात है, आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, बल देकर कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि किसी भी सूरत में कश्मीर से मिलिट्री ट्रूप्स विड्रॉ नहीं किए जाने चाहिए और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा AFSPA आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को डाइल्यूट करने की बात जब सरकार के किसी एक मंत्री ने कह दी थी तो सेना प्रमुख ने इसका विरोध किया था, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। यदि कोई राजनीतिक पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आ जाए और उसके बाद किसी सेना प्रमुख को बोलना पड़े तो इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, इसे हल्के तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। और मैं बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना लगभग 3 बार हो चुकी है, 3 बार कि यहां के सेना के अधिकारियों के बयान इस सरकार के बयान के खिलाफ आए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से यह खतरे का संदेश देता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। और वोट बैंक की राजनीति जो इस सरकार के द्वारा की जा रही है, मैं कहूंगा राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इस वोट बैंक की राजनीति को छोड़िए। देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, देश को बचा लीजिए, यही अपील मैं कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट से करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को तैयार है। जहां पर कि देश की सुरक्षा का प्रश्न होगा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न होगा, वहां पर हम सभी लोग इस सरकार के साथ खड़े हैं, यह भरोसा और विश्वास भी मैं दिलाना चाहता हूं। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स, टेररिज्म के सवाल पर जब बोलना होता है तो कहा जाता है आतंकवाद। कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि आतंकवाद फला मजहब के द्वारा संचालित होता है, लेकिन इन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, एक नई टर्मिनोलॉजी का इजाद कर दिया इन्होंने। यह संदेश, यह कांग्रेस से यूपीए गवर्नमेंट यह संदेश क्या देना चाहती है? क्या आप माइनॉरिटीज के मन में एक सेंस ऑफ फियर पैदा नहीं करना चाहते? और उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि देश की एकता सरकार ने कभी नहीं कहा, धर्म के नाम पे सरकार ने कभी नहीं कहा, बल्कि सरकार ये सरकार तो हमेशा ये कहती है कि आतंकवाद के साथ किसी धर्म का नाम मत लगाइए। कोई भी अगर आतंकवाद में विश्वास रखता है वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता। होम मिनिस्टर ने कहा था पवन बंसल जी, होम मिनिस्टर ने कहा था भगवा आतंकवाद की बात, और आपके जनरल सेक्रेटरी हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं पवन बंसल जी, याद करिए। और मैं उपाध्यक्ष महोदय में कहना चाहता हूं, यह राष्ट्रवादी संस्थाओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी राष्ट्रवादी संस्थाओं को बदनाम करने में यह ताकत लगा रहे हैं। यदि उसका 1/10 ताकत यह गवर्नमेंट पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से लड़ने वाली खर्च करती तो आज देश की हालत ही कुछ और होती। मैडम प्लीज ना बैठिए, प्लीज कंटिन्यू एड्रेस टू द चेयर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इट। और अब एक हद होती है। प्लीज सिट डाउन, प्लीज जजमेंट आ जाएगा, नो क्रॉस टॉक, नथिंग इज योर शुड गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज कंटिन्यू। अब एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, मैं नेता सदन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा है कि 26/11 का जो मुंबई की आतंकवादी वारदात हुई है
उस आतंकवादी वारदात के पीछे यदि कॉन्स्पिरेसी किसी के द्वारा रची गई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा कॉन्स्पिरेसी रची गई है। मैं पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेंट से, क्या आपके जनरल सेक्रेटरी ये सच बोल रहे हैं? और हाई कोर्ट ने जो वहां का मुख्य अभियुक्त था कसाब, उसकी फांसी की सजा को आज ही बहाल किया है। क्या हाई कोर्ट झूठ बोल रही है? क्या महाराष्ट्र की पुलिस ने जो जांच किया था वह गलत थी? क्या संदेश ये देना चाहते? और साथ ही साथ हमारी जो गुप्तचर एजेंसी आ रही है उनके द्वारा जो जांच की गई वह भी गलत थी। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि नर्मल प्रलाप बंद पॉलिटिकल नहीं है। जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया, ये पॉलिटिकल नहीं है। Please don't disturb him. Please don't disturb. Address to the chair, please. बस इतना ही कहना चाहता हूं। Please sit down. और यह स्टेटमेंट देकर जनरल सेक्रेटरी ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष को कमजोर करने का काम किया है। क्या इसके लिए उसे कंडम नहीं किया जाना चाहिए? और एक मैडम उपाध्यक्ष महोदया, एक बड़े प्रमुख जनरल सेक्रेटरी, मैं नेता उपाध्यक्ष महोदया, नेता सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नेता सदन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदया, अभी कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख जनरल सेक्रेटरी, बहुत जिनकी एक हैसियत है, कांग्रेस में बहुत बड़ी हैसियत है, उन्होंने अमेरिका के राजदूत से बात करते हुए कह दिया कि भारत को सबसे बड़ा खतरा है तो हिंदू आतंकवाद। यह विकीलीक्स ने उजागर किया। मैं ट्रेजरी बेंच के मित्रों को बतलाना चाहता हूं, भारत आतंकवाद को धर्म अथवा मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश मत करो। आतंकवाद होता है, इसकी कोई जात नहीं होती, इसका कोई मजहब नहीं होता, इसका कोई धर्म नहीं होता। और भारत उपाध्यक्ष महोदया एक सेकुलर स्टेट है, जहां हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, ईसाई भी रहता है। मुसलमानों के 70-72 फिरके होते हैं। दुनिया में भी किसी देश में होता है। मैंने खुद बात की। आप आपस में, अरे आपको नहीं मालूम, आपस में चर्चा न करें प्लीज मंत्री महोदय, आप भी, आप आपस में, आप अपनी बात को जारी रखें प्लीज। लेकिन ऐसा मान लीजिए 70-72 नहीं होगा, 10 ये क्या बात? मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। लेकिन सारे के सारे फिरके दुनिया के दूसरे देशों में नहीं आपको मिलेंगे तो केवल भारत में आपको मिलेंगे। जहां तक क्रिश्चियंस का सवाल है, चाहे कैथोलिक हो, रोमन कैथोलिक, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, सब कुछ यदि मिलेगा आप केवल भारत में ही मिलेगा। सीरियन चर्च भी यदि कहीं मिलेगा तो भारत में ही मिलेगा। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स यदि कहीं पर मिलेंगे तो भारत में ही मिलेंगे। यह जब भारत का एक जो कैरेक्टर है, यह चरित्र है, उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के कारण ही भारत का एक चरित्र है। इस यथार्थ को भी दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। अभी राजनीति सिंह जी, एक घंटा हो गया आपका समय, आप पार्टी का समय के हिसाब से बताते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। वो आपकी पार्टी पर डिपेंड करता है। 1 घंटा हो गया, मैं रिमाइंड करा रही हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा यही सेकुलर कैरेक्टर है कि अध्यक्ष महोदया, हमारा यही सेकुलर कैरेक्टर है कि भारत का विभाजन हो गया। पाकिस्तान में भले ही आज जिन्हें माइनॉरिटीज माना जाता है हिंदू, उनका परसेंटेज घटा हो, लेकिन हिंदुस्तान में हमने उनके परसेंटेज को, मुस्लिम्स के परसेंटेज को घटने नहीं दिया है। यही हमारा सेकुलर कैरेक्टर है। इस तरह सेकुलर कैरेक्टर को हम बनाकर रखना चाहते हैं, इसको मिटाना नहीं चाहते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। उपाध्यक्ष महोदया, अभी जब 26/11 का मुंबई का हादसा हुआ था, आतंकवादी वारदात हुई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी।
तो पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है, क्या प्रोग्रेस हुई है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ फिर से अपना डायलॉग जो है प्रारंभ कर दिया है? क्यों भारत फिर से बैक फुट पर आ गया है? हम ये जानना चाहेंगे। जब भी इसकी रिप्लाई होगी इस डिस्कशन की, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी प्रोग्रेस हुई है जिसके कारण फिर से पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डायलॉग प्रारंभ हो गई है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बेहतर होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन किस कीमत पर बेहतर होने चाहिए, इस संबंध में भी हमको विचार करना पड़ेगा। और मैं ये जानना चाहूंगा यह भी, क्या किसी विदेशी ताकत के दबाव में भारत ने पाकिस्तान के साथ यह वार्ता प्रारंभ कर दी है? तो यह वार्ता प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? मैं सब मिला जुला कर मैं देखता हूं तो इस गवर्नमेंट का मुझे डिप्लोमेटिक फेलियर दिखाई देता है, कूटनीतिक विफलता। कूटनीतिक मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। चाइना भी हमारा पड़ोसी देश है। चाइना की हालत क्या है, या आपको भी जानकारी है कि आज एक वहां सर्वे कराया जा रहा है कि चाइना को भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन सर्वे हो रहा, लोगों से ओपिनियन मांगी जा रही है। अपनी सारी तैयारियां चाइना जो है पूरी कर चुका है, लेकिन भारत डिनायल मोड में बैठा हुआ है। यह भारत सरकार इतनी डिनायल मोड में क्यों बैठी है, क्या कारण है? इस बात का चीन का हमको डर है। वह अरुणाचल और हमारे कश्मीर घाटी के बारे में भी कहता है तो भारत का हिस्सा नहीं है, और कश्मीर और अरुणाचल से जो चाइना जाना चाहता है उसके लिए स्टेपुल्ड वीजा जारी करता है। क्या हम अपने डिप्लोमेटिक करेज का परिचय देते हुए चाइना को दो टूक शब्दों में नहीं कह सकते? यदि तो हमारे अरुणाचल और हमारे कश्मीर घाटी के रहने वालों को स्टेपुल्ड वीजा जारी करोगे तो तिब्बत में से भी जो भारत आने वाले हैं उनको भारत भी स्टेपुल्ड वीजा जारी करेगा। हम क्यों नहीं दो टूक शब्दों में कहते? कभी भी हमने दमदारी का जो परिचय देना चाहिए वो नहीं दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आकर हाइड्रो प्रोजेक्ट चाइना लगा रहा है 7,000 मेगावाट का। काराकोरम में आपसे 6 लेन की हाईवे लगभग बन चुकी है, इस बात की जानकारी मिली है। अपनी साइबर वारफेयर क्षमता को भी चाइना बढ़ा चुका है। यहां तक कि हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनको रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, सड़क मार्ग से काफी हद तक जोड़ चुका है। लेकिन इस सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, उसकी जानकारी तो कम से कम हम देशवासियों को होना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस मामले में कि साहस को एक कूटनीतिक, इस सरकार को एक कूटनीतिक साहस का परिचय देने की आवश्यकता है। प्रतिपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। और अंत में एक बात इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा मैडम स्पीकर, कि अभी कुछ महीने पहले माने पिछले वर्ष यूएस अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा आए थे। सेंट्रल हॉल में संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग बट इट हैज इमर्ज्ड। माने भारत एक उभरती हुई महाशक्ति नहीं है बल्कि महाशक्ति बन गया है। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि यह किस दिन से शुरू हुआ, किस दिन से शुरू हुआ है। तमाम विदेशी ताकतों के विरोध को झेलते हुए भी अपने स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक करेज का परिचय देते हुए एनडीए गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, उन्होंने पोखरण विस्फोट सफलतापूर्वक जिस दिन संपन्न करा दिया उसी दिन इसकी नींव पड़ गई। तो ओबामा ने जो कुछ भी कहा वो सचमुच मिस्टर ओबामा ने जो कुछ भी कहा उसमें एनडीए गवर्नमेंट जो हमारी थी उसकी सफलता की एक प्रकार से वह स्वीकारोक्ति थी, उसे स्वीकार किया कि उस समय उसकी नींव पड़ गई थी। बस इससे ज्यादा आज के अवसर पर न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार को अपनी खोई हुई साख को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत होगी और समय समय पर अपने स्ट्रांग विल पावर का भी इस सरकार को परिचय देना होगा, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। यही अनुरोध करते हुए मैडम स्पीकर अपनी बात। श्री पवन कुमार जी बंसल I beg to present the 23rd report of the Business Advisory Committee.